हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय संविधान के वैचारिक तत्व को देखेंगे। ठीक है, इसको पूरा डिटेल समझेंगे आज। इसमें है आपका पहला, भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं दार्शनिक विचारों का समन्वय है। संविधान निर्माताओं ने विश्व की श्रेष्ठ विचारधाराओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। इन्हीं मूल विचारों को संविधान के वैचारिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसको समझिए, बहुत आसान है कि भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये ठीक है, यहाँ पे बहुत सभी यहाँ पे मिला करके बोला जाए तो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक विचारों का समन्वय है। ठीक है, और सभी निर्माताओं ने श्रेष्ठ विचारधाराओं के परिस्थिति के अनुसार अपनाया है। इसको इसी को कहते हैं क्या? वैचारिक तत्व। ठीक है, अब देखते हैं लोकतंत्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? वैचारिक तत्व भारतीय संविधान के। तो वैचारिक तत्व, भारतीय संविधान के वैचारिक तत्व का वैचारिक तत्व कौन कौन से है? तो पहला पॉइंट आएगा लोकतंत्र। जो समझ रहे हैं अपन, लोकतंत्र का पहले अर्थ क्या है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था, विधि का शासन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इसका महत्व। लोकतंत्र नागरिकों को शासन में भागीदारी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मेन इसका महत्व यही पॉइंट आएगा। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब हम देख रहे हैं कि वैचारिक तत्व का सेकंड पॉइंट समाजवाद। ठीक है, समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को कम करना है। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? आर्थिक सामाजिक असमानता को कम करना है। भारत में समाजवाद का अर्थ होता है क्या? साम्यवादी व्यवस्था नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, मतलब जनता के हित के लिए समाजवाद है। ठीक है, ये समाजवाद का उद्देश्य, मतलब समाजवाद क्या होता है, इसका थोड़ा सा हिंट आप भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे समाजवाद के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन का समान वितरण, गरीब एवं कमजोर वर्ग का उत्थान, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसमें है ये? वैचारिक तत्व का सेकेंड पॉइंट में है। समाजवाद का ही ये प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, आप इसका महत्व भी थोड़ा समझ लीजिए। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या लिखा गया? समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, उदाहरण मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना, आरक्षण व्यवस्था आदि। ये तो पॉइंट बनता है कि 42वें संशोधन कब बना? तो 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है प्रस्तावना में। ठीक है, थर्ड है धर्म निरपेक्षता। ठीक है, तो भारत में कोई राजधर्म नहीं है ऐसा जहां सभी राज्य धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। ठीक है, यहाँ पे धर्म निरपेक्षता का मतलब भारत का कोई राजधर्म नहीं है। ठीक है, कोई भी राजधर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, मतलब धर्म निरपेक्षता। ठीक है, अब भारतीय धर्म निरपेक्षता की विशेषता थोड़ा देख लीजिए। सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, आप देखेंगे वैसे भी 42वें संशोधन के द्वारा क्या है? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पहले भी अभी अपन ने पढ़ा है, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, महत्व इसका क्या हो जाएगा एक लाइन में? यह राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है। किसको? राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव को। बस अब अनुच्छेद को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। 25 से 28 तक क्या? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, राज्य का प्रमुख क्या होता है? जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत, वंश के अनुसार कोई राज्य नहीं शासन नहीं करता। ठीक है, सभी यहाँ पे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित का राष्ट्राध्यक्ष द्वारा होता है। गणराज्य भी ये वैचारिक तत्व में ही आएगा। ठीक है, विशेषता इसकी देख लीजिए थोड़ा सा। जनता की सर्वोच्चता, वंशानुगत शासन का अभाव,
समान राजनीतिक अवसर, तीनों पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। महत्व इसका यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्या गणराज्य। ठीक है, अब यहाँ पे जनता का सर्वोच्चता है, पता ही है, वंशन व शासन का अभाव है, इसकी कमी है, समान राजनीतिक अवसर सबको मिलते हैं, इसकी विशेषताएं हो जाएगी। अब न्याय, न्याय देखते हैं, संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तीन अर्थ ही बहुत मजबूत होते हैं कहीं भी न्याय में। देखिएगा यहाँ पर भी है सामाजिक संविधान, संविधान की बात की जा रही है तो यहाँ पर सामाजिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना चाहता है, क्या, न्याय। तो ये आपका वैचारिक तत्व में ही है न्याय। ठीक है, पांचवा पॉइंट। अब छठा पॉइंट देख लेते हैं, अभी इसके प्रकार देख लेते हैं। सामाजिक न्याय जाति धर्म लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना है इसका, है ना। आर्थिक न्याय में आय एवं संसाधनों का उचित वितरण है। ठीक है, इसमें प्रकार है सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये प्रकार हो गया। ठीक है, सामाजिक न्याय में क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार भेदभाव समाप्त करना है। आर्थिक न्याय में आय एवं संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है, अब यहाँ पे राजनीतिक न्याय भी है, सभी को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलता है। ठीक है, तीन पॉइंट इसके बन गए हैं। महत्व इसका क्या है, न्याय सामाजिक समानता एवं स्थिरता की आधारशिला है। ठीक है, न्याय क्या है, सामाजिक समानता एवं स्थिरता की न्यायशिला है। ठीक है, न्याय हम यहाँ पे पढ़ लिए, तो ये तीन चीज याद रखिएगा। राजनीतिक न्याय में आपको सिर्फ सभी को पता है कि राजनीतिक भागीदारी, सबको अवसर मिलता है, सबको समान अवसर मिलता है। ठीक है, इसका महत्व भी यही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है, संविधान नागरिकों को विचार, संविधान नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अब इसके प्रमुख स्वतंत्रताएं क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, सबको है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी संगठन किसी प्रकार का संगठन बना सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। आवागमन की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप आ जा सकते हो। अनुच्छेद 1922 में वर्णित है ये प्रमुख स्वतंत्रताएं। ठीक है, इसका महत्व क्या है, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका महत्व मेन यहीं पे स्वतंत्रता का, कि स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि समानता क्या होती है। समानता का अर्थ है सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। किसकी दृष्टि में, कानून की दृष्टि में समान है। समानता का यही अर्थ है, सिंपल सी भाषा। ठीक है, अब इसका प्रावधान क्या है, कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 14 से 18 में ये वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में एक बार पता करिएगा, अवसर समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता का डिटेल भी है। ठीक है, महत्व इसका क्या है, यह सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायक है। ठीक, ये सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायक है। अब देख लेते हैं बंधुता। बंधुता का अर्थ क्या होता है, भाईचारे एवं राष्ट्रीय एकता की भावना। बंधुता का सिंपल सी अर्थ है कि भाईचारे एवं राष्ट्रीय एकता की भावना सब में ही है, जो भाईचारा बना के रखना चाहिए आपस में, वो ये राष्ट्रीय एकता की भावना भी है। बंधुता 8वां पॉइंट है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, अखंडता की रक्षा करना, इसका उद्देश्य है। तीन ही उद्देश्य है इसके। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे महत्व इसका, विविधता में एकता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। क्या, विविधता में एकता, इतना पॉइंट याद रख लीजिए। अब इसका निष्कर्ष हम देखते हैं, भारतीय संविधान के वैचारिक तत्व भारत को लोकतांत्रिक, समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं कल्याणकारी राज्य बनाने की आधारशिला है। ये तत्व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्या, भारतीय संविधान के वैचारिक तत्व। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका ये संविधान के वैचारिक तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए फिर से, कितने हैं ये हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वैचारिक तत्व आपके 8 है। पहला लोकतांत्रिक था, दूसरा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इसको जो डिटेल में है अभी हम समझ चुके हैं। ठीक है,